यहाँ तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद है। मैंने पसंदीदगी से सर हिला दिया। अगले 10-15 मिनट में उसकी मरहम पट्टी करके हम जाने को तैयार थे। इस पर नजर रखो, मैं सामान लेकर आऊं। दौरा की खफगी के परवाह किए बगैर मैंने उसे जिम्मेदारी सौंपी और दूसरी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। दौरा का बुरका बैग में ठोंस कर बाहर निकला। मैं नहीं जानता था कि विशाल गुप्ता को दौरा के नकाब ओढ़ने की बाबत पता चले। यूं उनका पक्का ध्यान नकाब पोश लड़कियों पर मरकूज हो जाना था। गो इनके लिए एतमाल सोचना मुश्किल ना था, मगर यकीन और जन में बहुत फर्क होता है और मैं इनके गुमान को यकीन में नहीं बदलना चाहता था। मेरी वापसी तक लोरा अकड़े तेवरों से विशाल को घूरती रही, मगर जख्मी विशाल की हैसियत पर कटे परिंदे की सी थी जो उड़ना तो जानता हो मगर परों का कटना उसकी राह में रुकावट बन जाए। यकीनन गलत हरकत का अंजाम तुम जानते होगे। बाहर निकलने से पहले मैंने उसे मुतनब्बा करना जरूरी समझा और फीकी मुस्कुराहट से बोला, अब गलती नहीं होगी। मैंने विशाल के जख्मी हाथ पर उसका एक कोट यूं डाल दिया था जैसे कोई गर्मी की वजह से कोट उतार कर बाजू पर डाल दे। यूं उसका जख्मी हाथ छुप गया था। अपना बस्तौल पतलून में उड़स कर मैं लोरा को उसके 7 कदम मिलाकर चलने का कहा और खुद 1 कदम पीछे चलने लगा। इसकी रहाइशगाह से बाहर आकर मैं ज्यादा चौकन्ना हो गया था। इन्हें खामोशी से चलते देखकर मैंने हदायत दी, दोनों मुस्कुराकर दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए चलो। लोरा का मूड ऑफ था, मगर हालात की नजाकत इसकी नजर से ओझल नहीं थी। विशाल के ठीक बाजू में बाजू डालकर लोरा उसे चिपक कर चलने लगी। विशाल इसका पुराना जाने वाला था, इस अनायत पर खिल उठा था। गो इसे भी लोरा की गुर्बत की वजह अच्छी तरह मालूम थी, मगर जाने वाले आम खाते हैं, पेड़ नहीं गिनते। चंद मुलाजमों से सामना हुआ, मगर वो अदब से नमस्ते कहकर अपने रास्ते चलते बने। शाम का मुलगजा अंधेरा फैल गया था। हमने विशाल गुप्ता से तफ्तीश में काफी वक्त गुजारा था। पार्किंग में जाकर लोरा ने ड्राइविंग सीट संभाली। विशाल इसके पहलू में बैठ गया था। मैंने कभी निशिस्त पर कब्जा जमाया और हम चल पड़े। चौकीदार ने कार की रोशन बत्तियां देखते ही दरवाजा खोल दिया था। विशाल की कोठी से निकलकर हम गली में मुड़े और फिर सड़क पर पहुंचते ही मैंने लोरा को कार रोकने का कहा। उसने बगैर इस्तफसार के ब्रेक दबा दी। मिस्टर विशाल, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और उम्मीद करता हूं तुम मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। तुम्हारा हाथ अपनी गलती की वजह से जख्मी हुआ है, यकीनन हमें दोष नहीं दोगे और अब उतर जाओ। शुक्रिया। इतनी जल्दी जान छूटने पर वो खुशी से चहकता हुआ नीचे उतर गया। लोरा ने कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी दूर आते ही मैंने उसे कार रोकने का कहकर बुरका उसके जाने बढ़ा दिया। वो बनाते हुए बोली, इसकी क्या जरूरत है, रात को कुछ नजर नहीं आता। पहनो। मेरा लहजा जरूरत से ज्यादा सख्त था, तो मुझ पर हुक्म नहीं जमा सकते। वो बिगड़ गई थी। मैं बेमुरव्वती से बोला, ऐसा बस तुम सोचती हो। वो दुरुस्ती से बोली, तुमने वहां भी काफी बेहुदा गुफ्तगू की जिसे मैं बर्दाश्त करके, अगर एहसान जताकर और मुझ पर हुक्म चलाकर मदद करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम इसके काबू में थी। क्या तुम्हारी पाकीज़गी का कसीदा पढ़कर तुम्हें अपना जानू बताकर उसका पल्ला भारी कर सकता था? तुम बच्ची हो, मालूम नहीं है दुश्मन को कैसे गलत फहमी में मुब्तला किया जाता है। मुझे खफकी भरी नजरों से घूरते हुए वो बाआवाज बुलंद बुड़बड़ाई, तुम बस बकवास कर सकते हो, और बाहर निकलकर नकाब ओढ़ने लगी। मैं भी बाहर आ गया। उसके तैयार होते ही हम पैदल चल पड़े। कार को मजीद इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता था। 50-60 कदम लेते ही खाली टैक्सी मिल गई थी। हम रहाइश से थोड़ी दूर फासले पर उतरे और अपने ठिकाने की तरफ पड़ गए। विशाल से मुलाकात के बाद इस जगह पर मेरा एतमाद बढ़ गया था। मालिक मकान को हम दिन का खाना बनाने के बारे मुतल्ला कर गए थे। गो विशाल गुप्ता के फ्रिज से काफी कुछ खाने को मिला था, मगर उसके बावजूद सख्त भूख महसूस हो रही थी। बूढ़ी मालकन को पुरतकल्लुफ खाने का बताकर हम कमरे में चले आए। लोरा मुझसे पहले ताज़ा दम होने गुसल खाने में घुस गई। नहाकर उसने शलवार कमीज डाली थी। बिलाशुबा मशरकी लिबास औरत की खूबसूरती में इजाफा कर देता है। मगरबी लिबास जज्बात को बरअंगेजता तो कर सकता है, पाकीज़गी और तकद्दुस का एहसास इससे नहीं होता। मेरे ताज़ा दम होने तक मालिक मकान की बेटी खाना ले आई थी। शायद उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था, यह भी मुमकिन था होटल से मंगवाया हो। खैर सख्त भूख लगी थी और मैं पेट गिनने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। लोरा ब्राउन भी मशरकी खानों की दिल दादा थी। वो अंग्रेजी पी के खानों को खास पसंद नहीं करती थी। शायद उसकी वजह अफगानिस्तान में गुजरा हुआ वक्त था कि पठानों के खाने ज्यादा लजीज और जायकेदार होते। खाना खाकर हमने बर्तन वापस किए और मैं दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ने लगा। इस जगह मुझे काफी वक्त मिला था। यकीनन एक मुसलमान के लिए नमाज ऐसी ही है जैसे मछली के लिए पानी और बुलबुल के लिए बाग होता है। बिलाशुबा सारे दुनियावी कामों की तकमील भी जिस्म रूह को पुरसुकून और बेफिक्र नहीं कर सकती जब तक आखिरत की तैयारी ना की जाए। मुनकर नकीर ने मुझसे स्नाइपिंग का इम्तिहान नहीं लेना था और ना अच्छी निशानाबाजी के खुर मेरी जान छुड़ा सकते थे। हमारे उस्ताद इस बारे बहुत सख्त थे, खाली तरबियत पर जोर नहीं देते थे, इसके साथ दीन पर चलने की भी भरपूर तरगीब देते थे। लोरा ने पहली बार मुझे नमाज पढ़ते देखकर हैरानी जाहिर की। काफी सवालात भी किए थे, लेकिन वो अब आदी हो गई थी। मेरा नमाज पढ़ना उसे हैरान नहीं करता था। वहां मैं मुसाफिर था
क्योंकि मेरा मुंबई में रहने का अरसा मुतय्यन नहीं था। इस वजह से मुख्तसर नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद थी। सफर के दौरान फराइज का निस्फ होना और सुन्नतों की छूट मिलना भी मुसलमानों को अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और सहूलत है। बिलाशुबा इस्लाम की तालीमात पर गौर व फिक्र करने से इंसान को इस्लाम की हकानियत पर शरह सदर होता है। इतनी बेहतरीन और फितरत के मुवाफिक किसी भी दीन की तालीमात नहीं है, बल्कि बाकी अदयान पर गौर करो तो इबादतें तो कुजा उनके अकायद वाज़े नहीं हैं। बहरहाल ये मौका इस्लाम की हकानियत पर बात करने का नहीं है, ना मैं इतनी इस्तिताअत रखता हूँ। ये तो उलमा इकराम का काम है जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। अल्लाह पाक उलमाए हक की इस्तकामत और हौसला बढ़ाए कि इन्हीं की वजह से आज भी इस्लाम अपने असल पर खड़ा है। सारे अदयान मसख हो चुके हैं, इनमें हकीकी रूह बाकी नहीं रही, लेकिन दीन इस्लाम के सच्चे तलबगारों की मुकम्मल तशफ़ी और तसल्ली को कई दरसगाहें मदारस अपनी आगोश वा किए भटके हुओं को रास्ता दिखाने को मौजूद है। नमाज पढ़कर मैं बेड की तरफ बढ़ा। दौरा अपना बेड काफ़ी दूर खींच कर ले गई थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। पहले दोनों बेडों में फासला न होने के बराबर था, और जो थोड़ा सा फासला था वो भी मैंने पैदा किया था, और अब वो मुझ पर बेअतबारी ज़ाहिर करते हुए अपने बेड को ख्वाबगाह के दूसरे कोने में ले गई थी। मैंने शरारती लहजे में पूछा, इतना बेअतबारा कब से हो गया हूँ? वह आंखें बंद किए लेटी थी। खोलने की जहमत के बगैर बरहमी से बोली, भूल क्या विशाल गुप्ता के सामने क्या बकवास की थी? मैंने क्या बुलंद किया, क्या ख्याल है? वो इस वजह से बोला था कि हमारे बेड नज़दीक नज़दीक पड़े थे। मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बिपर कर उठ बैठी थी। तुम्हारी महबूबा हूँ ना बीवी, 1 हफ्ते से तुम्हारे साथ सो रही हूँ, और मुझ जैसी लड़की का एक ही मसरफ है कि गलीज ख्वाहिश पूरी करके ठुड्डा लगा दो। यही बकवास की थी ना? मैंने इत्मीनान से सर हिला और कहा था, ये मेरे लिए बासी खाने जितनी अहमियत रखती है और उसका मरना जीना एक बराबर है। वह बरहमी से बोली, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, गलीज, घटिया और मतलब परस्त। मैं संजीदगी से बोला, अब जरा ये भी वजाहत कर दो तुमसे कौन सा मतलब पूरा किया है? मेरी कौन सी गलाजत तुम पर आश्कार हुई है और घटिया क्यों हूँ? मेरे तेवरों ने उसे गड़बड़ा दिया था। मसलियत अमेज लहजे में बोली, क्या ऐसा कहना रवा था? मैंने कड़े लहजे में पूछा, किन हालात में कहा था? वो मुझे गलत साबित करने पर तुली थी। क्या हालात घटिया गुफ्तगू की इजाज़त देते? मैं बिगड़ कर बोला, तरबियत याफ्ता सनाइपर होकर तुम्हें गुंडे की आगोश में थी। क्या कहता? इसकी मिन्नतें शुरू कर देता कि मेरी महबूबा को छोड़ दो, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। खुदा के लिए इस मासूम पाकीज़ा मुकद्दस को कुछ ना कहो, बेशक मुझे जान से मार दो। वो चिल्लाई, तुम तंस नहीं कर सकते। शुक्ला, कुत्ते की जबरदस्ती करने का मतलब ये नहीं कि मैं जिस्म फरोश हूँ। मैं चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी समझ में मेरा फलसफा नहीं आ रहा कि विशाल को गलत फहमी में मुब्तला रखने को मेरा ऐसा बोलना जरूरी था। अपने फलसफे पास रखो और मुझे मातहत समझने की गलती ना किया करो। मोहतरमा, यकीनन तुम्हारा साथ देना मेरी हमाकत है। जो गुजर गया इस पर माजरत। सुब्राह मेहरबानी, जहां मर्जी हो तशरीफ ले जाना, और जहां रहना चाहो तो मुझे जाना होगा। उसने शाह की नजरों से मुझे घूरा और खामोशी से लेट गई। बेचारी मेरी मोहताज हो गई थी। इसका सबसे बड़ा मसला जुबान था। इंडिया में अंग्रेजी समझने वाले कसीर तादाद में हैं, मगर जिसे कानून से चुपना हो इसके लिए मकामी जुबान से वाकफियत जरूरी होती है। मुझे उसकी खफगी की परवाह नहीं थी। ये कितनी मुश्किल से उसकी जान बचाई थी, ऊपर से उसके नखरे खत्म होने में नहीं आ रहे थे। गो मेरे लिए उसका सहारा गनीमत था। वो तरबियत याफ्ता स्नाइपर थी। लड़ाई बढ़ाई के फन से आशना औरत होना मजीद फायदेमंद था कि बहुत से मकामात पर औरत मर्द से ज्यादा मुफीद साबित होती है। दीनों की शहादत के बाद मैं बिल्कुल तनहा रह गया था। कहते हैं एक अकेला 2 11 होते हैं, और खुद को 11 रखने को इसका साथ जरूरी था। इसे धमकाना फकत डराने को था ताकि इसकी फजूल तकरार से जान छूट जाए। पर शुक्ला के खात्मे तक मेरा इससे अलहदा होने का कोई इरादा नहीं था। दिन भर कोई खास भाग दौड़ नहीं की थी, मगर सो भी नहीं सके थे, और अब सोने को दिल कर रहा था। दौरा की जानिब पीठ मोड़कर मैंने आंखें बंद कर ली। सोने से पहले अपनी पलवैशे को तसव्वुर की महफिल में बुलाना, उसके गिले शिकवे सुनना, मोहनी सूरत का दीदार करना, कभी उसके रेशमी जानों पर सर रखना, कभी उसका सर गोद में लेकर बैठना, उसे रक्स करता देखना, उसकी मीठी आवाज में गीत सुनना, और ऐसे बहुत से काम जो माजी में कर चुका था, जो मुस्तकबिल में करने का इरादा था, सभी को सोचते हुए सोता था। इस वक्त भी आंखें बंद करते ही वो चम से सामने आ गई। बकौल शायर, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। एक और शायर कहता है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन पलवैशे से मुकालमे की हसरत दिल ही में रही थी। उसने शिकायतों का पिटारा खोला ही था कि दरवाजे पर ठक ठक हुई। दस्तक देने वाले का अंदाज बेसब्री वाला था, क्योंकि उसने दरवाजे को हल्के हल्के बजाना जारी रखा था। मेरी छठी हिस्स किसी खतरे का ऐलान करने लगी। तकिए के नीचे से पिस्तौल बरामद करके मैं दरवाजे के करीब हुआ। दौरा भी बिस्तर छोड़कर चौकन्ने अंदाज में दरवाजे के साथ पीठ जोड़कर खड़ी हो गई थी। पिस्तौल उसने जारी हालत में पकड़ा हुआ था। चाबी के सुराग से झांकने पर मुझे निस्वानी लिबास की झलक दिखाई थी।
और वो कपड़े मकान मालकिन की छोटी बेटे ने पहने थे जो हमें खाना देने आई थी। पस्तौल नेफे में उड़स कर मैंने बेआवाज कुंडी खोली। क्या बात है? दरवाजे में झुरी करके मैंने कोफ्त भरे अंदाज में पूछा। वो मुतवहिश अंदाज में बोली, भैया घर में डाकू घुसे हैं, अम्मी जान पुलिस को घंटी कर रही है, आप लोगों ने अंदर ही रहना है। यकीनन उसे माँ ने ये इतला देने भेजा था। अंदरूनी इमारत रात को बंद कर दी जाती थी और डाकू के दरवाजा तोड़ने से पहले इन्होंने मकीनों को बाखबर करना जरूरी समझा था। डाकू? मैंने हैरानी जाहिर की। तुम्हें कैसे पता चला? मैं छत पर कॉल करने की तब देखा चंद काले लिबास वाले घर की दीवार कूद कर अंदर आ रहे हैं। माताजी को बताया तो उन्होंने आप लोगों को मुतल्ला करने का कहा और खुद पुलिस को फोन करनी है। उसने सुरात से तफसील बताई। आप दरवाजा बंद कर दें, मैं दूसरे किराएदारों को बता दूं। खुशकिस्मती से वो सबसे पहले हमारे पास आई थी और यूं वक्त जाया होने से बच गया था। इसका नाम पूनम था। उम्र 17-18 साल होगी और इस उम्र की लड़की रात को छत पर किससे बात कर रही होगी, इस बारे अंदाजा लगाने को ज्यादा अक्लमंद होना जरूरी नहीं था। मोबाइल फोन ने जहां बहुत सी आसानियां लाई हैं, वहीं जवान लड़कियों के वालिदैन के लिए बहुत सी खराबियां और आजमाइशें भी पैदा की हैं। खैर मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि पूनम साहिबा को नसीहतें झाड़ सकता। उसने बर वक्त इतला देकर हमें खबरदार किया था, वरना वो कमरा खमरली चूहे तान साबित होता। मैंने जेब से चंद बड़े नोट निकालकर उसकी मुट्ठी में पकड़ाए। बेटा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, तुम अपनी माँ के पास जाओ। वो डाकू नहीं, हमारे दुश्मन है। उसे हक्का बक्का छोड़कर मैं बेड की तरफ बढ़ा। लोरा, तैयार हो जाओ, चापा पड़ा है। और चप्पल उतार कर स्पोर्ट्स शूज पांव में डालने लगा। लोरा ने भी सुरात से बूट पहने। हमने बूटों के तस्मे इस अंदाज में बांधे हुए थे कि तस्मे ढीले किए बगैर बूट पहन और उतार सकते थे। ऐसी छोटी मोटी बातों की वजाहत इसलिए करता रहता हूं ताकि कारीन को हमारे तरीकाकार और एहतियातों के बारे कुछ न कुछ अंदाजा होता रहे। ऐसरवंद और विशाल से हासिल की हुई रकम बैग ही में पड़ी थी। बैग को कंधों पर लाद कर मैंने साइलेंसर लगा, गलाक हाथ में थामा और मोहतात अंदाज में कमरे से बाहर निकला। लोरा एक कदम पीछे थी, लेकिन पूनम ने हमारे दुश्मनों हुई को देखा था और एजेंसियों का तरीकाकार यही होता है कि पहले हदफ को चारों तरफ से घेरते हैं, फिर हल्ला बोला जाता है। हमारी खुशकिस्मती के जूं ही उन्होंने घेराव शुरू किया, पूनम ने देख लिया। अब उनके वहमो गुमान में भी कहा था कि कोई मोहब्बत की मारी छत पर चढ़ी महबूब से हम कलाम होगी। राहदारी फिलहाल खाली थी। किसी भी वक्त दोस्तों की आमद मुतवक्का थी। दरवाजे से बाहर निकलना किसी सूरत हाल मुनासिब नहीं था। यकीनन इतनी देर में उन्होंने अंदरूनी इमारत को चारों तरफ घेर लिया होगा। मेरे कदम छत की तरफ बढ़ गए। पहले भी कई बार बता चुका हूं कि तरबियत याफ्ता सिपाही किसी भी जगह को ठिकाना बनाते वक्त पहले फरार के रास्तों को खोजता है और दुश्मन के इलाके में तो इसकी जरूरत बहुत बढ़ जाती है। इस इमारत के सामने और अक्कम में गली थी। दाएं बाएं दूसरे मकानात थे। बाएं तरफ के मकान की छत और इमारत की छत के माबैन 9-10 फुट का हवाई फासला था। आम आदमी के लिए 9-10 फुट से ज्यादा फासला हो सकता है, स्नाइपर के लिए नहीं। मुझे यकीन था अकबी गली और दाएं बाएं के मकानात को भी दुश्मनों ने नजरअंदाज नहीं किया होगा। साथ वाली छत पर अगर दुश्मन मौजूद भी थे तो उनकी तादाद ज्यादा नहीं हो सकती थी। सामने के रुख हमें सख्त मुजाहमत का सामना होना था और जब लड़ाई हथियारों की हो तो जिस्मानी उछल कूद सानवी रह जाती है। गोली तरबियत याफ्ता और आम आदमी के जिस्म में तमीज नहीं करती। अलबत्ता तरबियत याफ्ता सिपाही गोली से बचने के कई गुर जानता है और यही बात उसे बचने में मदद देती है। लोरा बगैर इस्तफसार के मेरे पीछे होली। बिलाशुबा उसने भी फरार होने को रास्ते की करौली की थी। पूनम बदहवासी में नीचे उतरी थी और उसे दरवाजा बंद करना याद नहीं रहा था। सीढ़ियां चढ़ते ही मेरी रफ्तार में कमी आई और नीचे झुकते हुए मैं छत पर पहुंचा। छत पर रोशनी का इंतजाम नहीं था, मगर इतराफ के ऊंचे मकानात की रोशनी की वजह से मुलगजा उजाला फैला था। मैं पूरी तरह दरवाजे से बाहर नहीं निकला था कि हल्का धमाका सुनाई दिया। कोई छत पर कूदा था, लेकिन जिस रास्ते से मैं फरार का मंसूबा सोचे हुए था दुश्मन ने उसी रास्ते से छत पर अपने आदमी उतारे थे। नीचे का घेराव यूं भी मुकम्मल था। एक छत बाकी थी और यहाँ दुश्मनों का कब्जा होने के बाद हमारे पास सिर्फ गिरफ्तारी की राह बचती थी। अपना छत पर धरा कदम वापस खींचते हुए मैं रुक गया। लोरा ने भी धमाका सुन लिया था। करीब होते हुए उसने मुंह मेरे कान से लगाया। ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, एक गोली साया कर देते हैं। नीचे इनकी तादाद ज्यादा होगी। मुत्तफिक होते हुए मैंने असबात में सर हिलाया और कंधों से बैग निकालकर नीचे रख दिया ताकि हरकत में आसानी हो। अचानक एक ऊंची सरगोशी मेरी समातों में गूंजी। यही इंतजार करते हैं। साथ ही किसी ने दरवाजे की तरफ टार्च की रोशनी फेंकी। अगर एहतियात की वजह से हम दरवाजे से जरा पीछे न होते तो लाजमन नजर आ जाते। बेवकूफ, रोशनी मत करो, साथी ने उसे सख्ती से डांटा। रोशनी बुझी, साथ ही उसने सफाई थी। दरवाजे को देख रहा था। मेरा ख्याल है इसे बाहर से बंद कर देना बेहतर है। का रोशनी के बगैर भी ऐसा किया जा सकता है। जाओ बंद कराओ। मुसलसल 2 आवाजें सुनकर उनकी तादाद की तस्दीक हो गई थी। मजीद इंतजार बेकार था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनका घेराव सख्त हो जाना था। मैंने लोरा को छूकर हरकत में आने का इशारा किया, साथ ही सरगोशी की कत्ल न करना, बेहोश करना। उसने असबात में सर हिला दिया। हम एक साथ बाहर निकले। हाथों पर हरकत की तो जान से जाओगे। मैं पस्त मगर दबंग लहजा में बोला,
उसके हाथ में कान की अंदाज में उठ गए थे। उल्टा घूमो, अगला हुक्म सादर करते ही हम उनके करीब पहुंच गए थे। इनका घूमना और हमारे पिस्तौलों के दस्ते का उनके सर पर पड़ना एक साथ हुआ था। जोरदार करा के साथ दोनों ढेर हो गए थे। मैं वापस मुड़ा और बैग उठा लिया। दौरा उनकी तलाशी लेने लगी। मेरे दरवाजा बंद करने तक वो इनके वायरलेस सेट पर काबिज हो चुकी थी। वायरलेस की आवाज काफी बुलंद होती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। इसी वजह से इमारती इलाके में कार्रवाई करने वाले वायरलेस सेटों में हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तेज आवाज नहीं उभरती। लोरा ने वायरलेस उठाकर हैंड फ्री कान में लगा ली थी। मैंने मोहतात रहने का मशवरा दिया। ख्याल रखो दूसरी छत पर कोई मौजूद ना हो। वो तदब्बुर से बोली, इमारत को चारों तरफ घेरने और छत पर कब्जा होने के बाद वो अपने सिपाह को फैलाना पसंद नहीं करेंगे। वो बरतानिया फौज की मायानाज कैप्टन थी, बिलाशुबा जंगी चालों और तलाशी घेराव की कार्रवाइयों से अच्छी तरह वाकिफ थी। चलो फिर मैं दूसरी छत की तरफ बढ़ गया। इसी वक्त इमारत के अंदरूनी दरवाजे को जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही मेगाफोन पर कस्त आवाज उभरी, हमारा चारों तरफ से हमारे घेरे में है। किसी ने भागने या गलत हरकत करने की कोशिश की तो नतीजे का जिम्मेदार वो खुद होगा। लोरा और मैं भागते हुए छत के किनारे तक पहुंचे और फिर हमारे जिस्म हवा में बुलंद हुए। दूसरी छत पर कदम लगते ही हमने जिस्म समेटते हुए लोट लगाई थी। टांगों की मुशक्कत कम करने और पांव वगैरह को मोच से बचाने को यह बेहतरीन तरीका है। ऊंचाई से छलांग लगाते वक्त या चलती गाड़ी से उतरते वक्त भी ऐसा करना मुफीद रहता है। खुशकिस्मती से छत खाली थी। अगले 2-3 मकानात की छतों का फासला करीब करीब था। जो ही हमने तीसरे मकान की छत फलांगी, दौरा ने इंकशाफ किया, इन्हें हमारे फरार का पता चल गया है। नीचे उतरो। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजा अंदर से कुफल था। लकड़ी के दरवाजे ने मुझे फायर करने पर मजबूर किया और दरवाजे के कुफल पर साइलेंसर की नाल रखकर मैंने लबलबी दबा दी। ठक की आवाज से दरवाजा खुल गया था। दरवाजा खोलकर हम आगे पीछे अंदर घुसे। इस वक्त ततराहट की भयानक आवाज बुलंद हुई। नामालूम किस पर निशाना साधा गया था या हवाई फायर किया गया था। बदहवासी में दुश्मन से कोई भी अहमकाना हरकत की उम्मीद की जा सकती थी। पहले मेगाफोन के ऐलान और फिर फायरिंग की आवाज ने यकीनन इलाका मकीनों को कोनों खुदरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया था। एक जवान साल औरत ने हमें सीढ़ियां उतरते देखा और चिल्लाती हुई कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। इस वक्त एक और कमरे से अधेड़ उम्र मर्द पिस्तौल के साथ बरामद हुआ। अंदर चले जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। मैंने चिल्लाकर उसे वापस जाने का कहा। वो मुतजब्जिब खड़ा रहा। हम उसे नजरअंदाज करते हुए ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचे और कुफल खोलकर बाहर निकल गए। वहां से निकलने को गाड़ी का हसूल जरूरी था और गैराज में एक छोड़ो 2 गाड़ियां नजर आ रही थी। लोरा गैराज की तरफ बढ़ी जबकि मेरा रुख दरवाजे की तरफ हो गया। दरवाजे पर चौकीदार मौजूद था। हमें अंदरूनी इमारत से बरामद होता देखकर वो शशोपंज में पड़ गया था। मैंने सुराज से उसके करीब पहुंचकर उसे तरद्दुद से निकाल दिया कि कौन हो तुम? क्या जवाब उसे कनपट्टी पर लगने वाले घोंसे की सूरत मिला था। हाथ पांव ढीले छोड़ते हुए लंबा हो गया था। उसके हाथ में रिपीटर था जो मेरे किसी काम का नहीं था। इसके बेहोश जिस्म को घसीट कर एक तरफ डाला और दरवाजा खोल दिया। इतनी देर में लोरा निस्बतन नई कार को गैराज से बाहर ले आई थी। मेरे करीब आकर उसने ब्रेक दबाई। मैं फौरन उसके साथ बैठ गया। उसने गली में कार निकाली और आगे बढ़ गई। ततराहट की तेज आवाज ने हमें दुश्मन की बाखबरी से मुतल्ला कर दिया था। दोनों गलियों में दुश्मन मौजूद थे। पुख्ता और कुशादा गली में कम रफ्तार से कार चलाना बेवकूफी थी और लोरा इतनी भी अहमक नहीं थी। काले रंग की 2 डबल कैबन इसे भी ताकुब करती नजर आ गई थी। 1-2 जगह स्पीड ब्रेकर से वास्ता पड़ा मगर कार आहिस्ता करने का वक्त नहीं था। दोनों बार कोशिश के बावजूद मैं अपना सर छत से टकराने से नहीं रोक सका था। सामने से गाड़ी की रोशनियां चमकी। वह मोड़ मुड़ कर सीधी हुई थी। दौरा ने लंबा हार्न दिया और अकब से इंसानी राइफल की ततराहट उभरी। सामने से आने वाला घबरा गया था। बेचारे ने फौरन गाड़ी रोक दी थी। हालांकि गली कुशादा थी और 2 कारों का क्रॉस नामुमकिन नहीं था। मेरे ज़हन में फौरन एक तजवीज आई। तेज लहजा बोला, कार को आड़ा तिरछा करके रोको, दूसरी कार में भागेंगे। दौरा की समझ में मेरी तजवीज आ गई थी। उसने कार के करीब पहुंचते ही स्टीयरिंग काट कर रास्ता बंद किया और हम बाहर निकलकर दूसरी कार की तरफ बढ़ गए। इसमें 2 लड़कियां बैठी थीं। वजाहतों का वक्त नहीं था। इनके खौफ से चिल्लाते वजूद हमने घसीट कर बाहर फेंके। लोरा ने ड्राइविंग संभाली थी। मैंने पिस्तौल की 2 गोलियां पहली कार के टायरों में झोंक दी। जोरदार धमाके से लड़कियां बेचारियां जोर जोर से चीखने और रोने लगी थी। कार स्टार्ट थी। लोरा ने रिवर्स गियर लगाकर कार गली के मोड़ तक उल्टी चलाई और मोड़ में स्टीयरिंग काट कर कार सीधी की ओर आगे बढ़ गई। इस दौरान दोबारा तेज फायरिंग की आवाज गूंजी थी। दुश्मन की गाड़ियां करीब पहुंच गई थी मगर हमने इतनी तेजी से कार्रवाई की थी कि इन्हें कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। गोकार की रुकावट आर्जी थी मगर जब तक वो रास्ता बनाते हमें दूर जाने का मौका मिल जाता। वो गली दाएं मुड़कर एक सड़क पर जा निकली। सड़क पर चढ़ते ही लोरा ने रफ्तार में इजाफा कर दिया। नई सैडान हवा से बातें करने लगी। हम इस कार में लंबा सफर नहीं कर सकते थे। लड़कियों से कार के मुतालिक जरूरी मालूमात लेकर मुतलका पुलिस थानों तक पहुंचाना इतना मुश्किल काम नहीं था। थोड़ा सा आगे आते ही बाजार की तेज रोशनियां नजर आईं। मैं लोरा को बाजार में घुसने की हिदायत की। वो मोतरिज हुई। भीड़ ज्यादा है, फंस जाएंगे।
मैंने वजाहत की कार यहीं छोड़कर टैक्सी में जाएंगे।